हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है आधुनिकता और अंधविश्वास। आज हमारे विवाह की 5वीं वर्षगांठ थी। वैवाहिक जीवन के ये 5 वर्ष मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे, क्योंकि इन सालों में अपने वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी थी। खुशी इस बात की भी थी कि मैं अपनी पत्नी को भी अपने रंग में ढालने में सफल हो गया। इन चंद वर्षों में मैं ये भी समझ गया कि बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कारों को बदलना कितना मुश्किल होता है। आपको बता दूं कि रीमू यानी मेरी पत्नी रीमा मेरे बचपन की मित्र थी। उससे विवाह होना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी। जिससे आप प्यार करते हो उसी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि तो कहा ही जा सकता है। रीमा मेरा पहला प्यार थी। जब हम एक दूसरे को टूट कर चाहने लगे थे, तब हमें स्वयं ही पता नहीं था कि हमारे प्यार का भविष्य क्या होगा। परंतु फिर भी चांदनी रात के दूधिया उजाले में एक दूसरे का हाथ थामे हम दोनों घंटों बैठे रहते थे। रीमा की कोयल स्वरूप मधुर वाणी से झरते हुए शब्द रूपी फूलों जैसी उसकी बातें मेरा मन मोह लेती थी। तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जब रीमा का परिवार हमारे पड़ोस में रहने आया था। उसका घर मेरे घर से 10 कदम की दूरी पर ही था। उस दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो अपने घर से कुछ दूरी पर सामान से लदा ट्रक खड़ा देखकर चौंक गया। तेज कदमों से अंदर जाकर माँ से पूछा, माँ ये सामान किसका है? कौन आया है रहने? मुझे क्या पता किसका है, तू भी फालतू की बातों में अपना दिमाग खराब मत कर। खाना तैयार है, चुपचाप खा ले। कहकर माँ तो अपने काम में व्यस्त हो गई, पर मेरा मन तो न जाने क्यों उस ट्रक में ही उलझ गया था। सो मैं अपने कमरे की खिड़की से झांकने लगा। तभी वहां आकर एक कार रुकी और उसमें से पति पत्नी और 2 बेटियां उतरी। बड़ी बेटी लगभग 20 और छोटी 15 वर्ष की रही होगी। गोरी चिट्टी लंबी उस कमसिन युवती को देखकर मैं मन ही मन कहा, लगता है कुदरत ने इसे बड़ी फुर्सत में बनाया है। क्या भला की खूबसूरती पाई है। उसके बारे में सोचकर ही मेरा मन 100-100 फुट ऊपर की छलांग लगाने लगा था। उसके बाद तो मेरा युवा मन न पढ़ने में लगता और ना ही अन्य किसी काम में। खैर, जिंदगी तो जीनी थी। अब मैं अक्सर अपने कमरे की उस खिड़की पर बैठने लगा था, बस उसकी एक झलक पाने के लिए। कभी तो झलक मिल जाती थी, पर कभी पूरे दिन में एक बार भी नहीं। लगभग 1 माह बाद जब मैं अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से बाहर आ रहा था, तो अचानक लाइब्रेरी के अंदर आते उसे देखा। बस लगा मानो जीवन सफल हो गया। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। एक बार फिर उसे घूर कर देखा और आश्वस्त होते ही मैंने वापस अपने कदम लाइब्रेरी की ओर मोड़ दिए। अंदर जाकर उसकी बगल की सीट पर बैठ गया। कुछ देर तक अगल बगल झांकने के बाद मैंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। हेलो, माई सेल्फ अमन जैन, स्टूडेंट ऑफ BSc थर्ड ईयर। हेलो, आई एम रीमा गुप्ता, स्टूडेंट ऑफ BSc फर्स्ट ईयर। अभी कल ही मेरा एडमिशन हुआ है। उसने मुझे अपना परिचय देते सकुचाते हुए कहा था। पापा के ट्रांसफ़र के कारण मेरा एडमिशन कुछ लेट हुआ है। क्या आप नोट्स वगैरह बनाने में मेरी कुछ मदद कर देंगे? वाई नॉट, एनी टाइम। वैसे मेरा घर तुम्हारे घर के नज़दीक ही है। मैंने भी 2 कदम आगे रहकर कहा था और इस तरह हमारी पहली मुलाकात हुई थी। नोट्स के आदान प्रदान के साथ ही हम कब एक दूसरे को दिल दे बैठे हमें पता ही नहीं चला। ग्रेजुएशन के बाद मैं राज्य प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने लगा था और वो पोस्ट ग्रेजुएशन की। उससे मिलना तपती धूप में AC की ठंडी हवा का एहसास कराता था। 2 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद मेरा चयन जिला खाद्य अधिकारी के पद के लिए हो गया। जिस दिन मुझे अपने चयन की सूचना मिली, मैं बहुत खुश था और शाम का इंतज़ार था, क्योंकि हम दोनों पास के पार्क में लगभग रोज़ मिलते थे। उस दिन भी मैं नियत समय पर पहुंच गया, पर आज मेरी रीमू नहीं आई थी। लगभग 1 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद मैं मायूस हो उठा और वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक सामने से मुझे वो आती दिखाई दी। अरे, आज इतनी लेट क्यों? और ये मेरा गुलाब मुरझाया हुआ क्यों है? मेरा इतना कहते ही वो मुझसे लिपट गई थी। अमन,
अब हम इतना आगे आ गए हैं कि अब तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है, पर मेरे घर वाले शादी की बातें कर रहे हैं। क्या तुम मुझे अपनाओगे? रीमा ने बिना किसी लाग लपेट के मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया था और मैं हतप्रभ उसे देखता रह गया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं कब तुम्हारे बिना रह पाऊंगा, कहकर मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उसके बाद मेरा सर्विस ज्वाइन करना और रीमू के पापा का ट्रांसफ़र पास के ही शहर में होना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ सोचने विचारने का समय ही नहीं मिला। मैं और रीमू फ़ोन के माध्यम से एक दूसरे के टच में अवश्य थे। मैंने भी अपनी पत्नी के रूप में सिर्फ रीमू की ही कल्पना की थी। नौकरी ज्वाइन करने के बाद जब पहली बार मैं घर आया तो माँ ने मेरे विवाह की बात की। मैं अपनी माँ से प्रारंभ से ही प्रत्येक बात शेयर करता था, सो माँ से अपने दिल की बात कह डाली। माँ, मैं और किसी से विवाह नहीं कर पाऊंगा और जो भी करूंगा आपकी अनुमति से ही करूंगा। कौन लोग हैं वो और क्या करते हैं, किस जाति और धर्म के हैं? माँ ने कुछ अनमने से स्वर में पूछा था। जब मैंने उन्हें अपने पड़ोसी की याद दिलाई तो वो बोली, अच्छा, वो गुप्ता परिवार की बात कर रहे हो तुम, उनकी बड़ी बेटी को मैंने देखा है क्या? उसके परिवार वाले तैयार हैं? मैंने अपने परिवार वालों को रीमू स्वयं संभालेगी माँ, आप तो अपनी बात कीजिए। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा और मेरे लिए केवल तुम्हारी पसंद मायने रखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा चयन गलत नहीं होगा। माँ की बातें सुनकर मैं प्यार से अभिभूत होकर उनके गले लग गया। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे सपनों की रानी रीमू का फ़ोन आ गया। उसने जो कहा उससे मेरी खुशी और दुगनी हो गई। अमन, मैंने माँ को अपने बारे में बताया था तो उन्होंने कुंडली मिलान की बात की है और कहा है कि तुम अपनी जन्म पत्रिका का फोटो व्हाट्सएप पर भेज दो, वो कल ही हमारे पंडित जी के पास जाकर मिलवा लेंगी। बस फिर हमारी शादी। कहते कहते रीमा फ़ोन पर ही शर्मा गई। रीमू की बात सुनकर मैं भी कुछ आश्वस्त सा हो गया कि कुछ गुण तो मिल ही जाएंगे, अर्थात अब हमारे विवाह में कोई व्यवधान नहीं था। मन ही मन में अपने और रीमू के सुनहरे भविष्य के सुनहरे सपने बुनने लगा। 2-3 दिन यूं ही ख्यालों में निकल गए। एक दिन जब मैं शाम को ऑफिस से निकल रहा था तो रीमू का फ़ोन आया। वो फ़ोन पर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मैं उसका रोना सुनकर घबरा गया और बोला, क्या हुआ, कुछ बताओ कि भी, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही हो? अमन, कल माँ गई थी हमारे पंडित जी से कुंडली मिलवाने, पर उन्होंने कहा कि दोनों की कुंडली में लेश मात्र भी मिलान नहीं है। इन दोनों का विवाह किसी भी हालत में संभव नहीं है और यदि किया गया तो लड़की का वैधव्य सुनिश्चित है। इसीलिए माँ पिताजी ने इस विवाह के लिए साफ मना कर दिया है। अब क्या होगा, कहकर वो फिर जोर से रोने लगी और फोन काट दिया। रीमू के माता पिता ऐसी रूढ़िवादी सोच के हैं। मैं हैरत में पड़ गया क्योंकि स्वयं को अति आधुनिक बताने वाला परिवार इतना अंधविश्वासी और दकियानूसी हो सकता है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रीमा का भाई यूएस से एमबीए कर रहा था। पूरा परिवार प्रतिदिन अपने बेटे से स्काइप पर बातचीत करता था। घर के प्रत्येक सदस्य के पास अपना अलग लैपटॉप और आधुनिक तकनीक के समस्त साधन मौजूद थे। घर की एक एक वस्तु आधुनिकता का बखान करती प्रतीत होती थी। बात बात में अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करने वाले परिवार का इतना अंधविश्वासी होना मेरे लिए तो किसी आश्चर्य से कम नहीं था। जन्म पत्रिका और कुंडली को इतना अधिक महत्व देने वाले ये तथाकथित आधुनिक परिवेश के जनमानस क्यों नहीं समझ पाते कि विवाह किसी कुंडली वुंडली से नहीं बल्कि दो लोगों की परस्पर समझदारी से सफल और असफल होते हैं। क्या जन्म कुंडली में सभी गुण मिलाकर किए गए विवाह असफल नहीं होते? जबकि वास्तविकता तो ये है कि विवाह की सफलता या असफलता पति पत्नी की परस्पर समझ, त्याग और समर्पण की भावना पर निर्भर करता है। खैर, इस समय तो मुझे अपनी समस्या का ही कोई उपाय तलाशना था, सो शांत मन से किसी हल पर विचार करने लगा। इसके बाद 2-1 अवसरों पर मैंने स्वयं रीमू के माता पिता को कुंडली की निरर्थकता के बारे में समझाने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु उनका एक ही जवाब था, हम जानबूझकर अपनी बेटी को विधवा होते नहीं देख सकते।
उनसे बात करके मुझे भी समझ आ गया था कि उनके मन में कुंडली के बीजों की पैठ बहुत गहरी है। सो उनके आगे बोलना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। कुछ दिनों बाद मुझे अपने एक मित्र के विवाह में भोपाल जाना पड़ा। मित्र ने बिना किसी तामझाम के कोर्ट में रजिस्टर मैरिज कर दी थी, जिसमें महज उसके परिवार वाले ही शामिल थे। लड़की के माता पिता ही नदारद थे। पूछने पर पता चला कि लड़की के माता पिता किसी भी स्थिति में इस अंतरजातीय विवाह के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए दोनों ने बिना माता पिता के ही रजिस्टर्ड विवाह करने का फैसला लिया था। वापस आते समय मैं भी रजिस्टर्ड विवाह के बारे में सोचने लगा कि अब शायद मेरे लिए भी यही चारा है, क्योंकि आज 2 वर्ष हो गए पर रीमू के माता पिता सब कुछ सही सलामत होते हुए भी कुंडली के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे। न जाने कैसे और क्यों उनके मस्तिष्क में इस कुंडली ने सर्प की भांति भी कुंडली मार ली थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने फ़ोन पर रीमू से माता पिता की अनुमति के बगैर रजिस्टर्ड विवाह करने की बात कही। इस पर रीमू बोली, अमन, विवाह के बाद अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो, क्योंकि पंडित जी ने कहा है। कुछ नहीं होता रीमू, मैं ऐसे किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। मैंने ऐसे कितने ही जोड़े देखे हैं जो पूरी तरह कुंडली मिलने के बाद भी ताउम्र लड़ते झगड़ते और एक दूसरे से असंतुष्ट ही रहते हैं। और मेरे ही परिचित कितने ऐसे हैं जो अंतर्जातीय विवाह करके आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपने गृहस्थ जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। क्या तुम माँ पापा को छोड़कर मेरी खातिर आ सकती हो? कहते हैं ना, युवावस्था का प्यार अंधा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्यार को पाने की चाहत होती है। सुनिश्चित दिन पर रीमा अपने माता पिता की अनुमति के बगैर घर से आ गई और मेरे माता पिता की मौजूदगी में मैंने रीमू से कोर्ट मैरिज कर ली। हमारे विवाह के बाद रीमू के माता पिता ने प्रारंभ में तो कुछ नाराज़गी प्रदर्शित की, परंतु बाद में धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। विवाह के बाद रीमू को लेकर मैं अपने पोस्टिंग स्थल रीवा आ गया था। कुछ शादी की व्यस्तता और मौसम के बदलाव ने ऐसा असर दिखाया कि आते ही मैं चिकनगुनिया नामक की बीमारी से ग्रस्त होकर 1 महीने तक बिस्तर पर ही रहा। एक दिन रीमा मेरे पास आकर बैठी और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अमन, मुझे लगता है हमारी बेमेल कुंडली ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुमसे बार बार कहता हूँ, इस प्रकार का कोई वहम अपने मन में मत पालो। ये सब बेकार की बातें हैं। कहकर मैंने रीमा को चुप करा दिया। मुझे पूरी तरह ठीक होते होते लगभग 6 महीने लग गए। सब कुछ सामान्य हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक मेरे बड़े भाई को हार्ट अटैक हो गया और जब तक उन्हें अस्पताल ले जाया गया उन्होंने दम तोड़ दिया। अब तो रीमा के अंधविश्वासी मन का वहम और भी मजबूत हो गया। जब हम लोग भैया का क्रियाक्रम करके वापस आ रहे थे तो रीमा कहने लगी, अमन, तुम मानो या ना मानो, हमारे बड़े बुजुर्ग जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करने की बात तो सही कहते थे। देखो, हम अपने विवाह के बाद चैन से रह तक नहीं पा रहे हैं। एक के बाद एक विपत्तियां आए जा रही हैं। ग्रस्त जीवन को तो हम महसूस तक नहीं कर पाए। तो फिर क्यों तुम चली आई अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ? जिससे जन्म कुंडली मिलती उसी से शादी करती। रीमू की बेबुनियादी बातें सुनकर मैं लगभग झुंझला गया था। वास्तव में इस प्रकार की बातों को लेकर कई बार हम दोनों में बहस हो जाया करती थी। मेरा क्रोध देखकर वो शांत तो हो गई, परंतु ऐसा लग रहा था मानो उसके मन में कोई अंतर्द्वंद चल रहा है। एक दिन जैसे ही मैं ऑफिस से लौटा, रीमू बड़ी मस्ती में गुनगुनाती हुई खाना बना रही थी। आमतौर पर हैरान परेशान रहने वाली रीमू को इतना खुश देखकर मैं भी हैरान था। पूछा, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो? आज मम्मी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए मेरे पास रहने। तब तो तुम माँ बेटी की ही तूती बोलेगी आज से इस घर में। मैं बेचारा एक कोने में पड़ा रहूँगा। ऐसा क्यों कहते हो? मेरी माँ क्या तुम्हारी माँ नहीं है? हल्की सी नाराज़गी जताते हुए रीमू ने कहा। अरे नहीं बाबा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम चाय नाश्ता लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। कहकर मैं चेंज करने चला गया। 2 दिनों बाद रीमू की माँ हमारे घर आ गई। ये कहने में अजीब लगेगा, परंतु सच्चाई ये थी कि 60 की उम्र में भी उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था, जिससे वो रीमा की माँ कम
बड़ी बहन ज़्यादा लगती थी। एक से एक आधुनिक परिधान धारण करती थी वो। आते ही उन्होंने रीमा को अपना लाइफस्टाइल बदलने और हेल्दी डाइट प्लान बनाने को कहा, ताकि उसके दिन पर दिन बढ़ते कमर के घेरे को कम किया जा सके। घर के बदलते रंग ढंग को देखकर मैं भी बड़ा खुश था। पर एक दिन जब सुबह मैं ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था, तो माँ बेटी को एक साथ तैयार होकर जाते देख पूछ लिया, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं आप दोनों? चलिए, कहाँ जाना है मैं छोड़ देता हूँ। कहीं नहीं बेटा, यहीं पास के ही मंदिर जा रहे हैं। पैदल जाएंगे तो वॉक भी हो जाएगी, आप ऑफिस जाइए। सासू माँ ने कहा तो मैं आश्वस्त होकर ऑफिस रवाना हो गया। इन दिनों पहले की अपेक्षा रीमू कुछ अधिक शांत और खुश नजर आने लगी थी। मैं इसे माँ के आने की खुशी समझ रहा था। कुछ दिनों के बाद मुझे ऑफिस के काम से ग्वालियर जाना पड़ा। मेरा काम एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया, सो मैं एक दिन पूर्व ही घर आ गया। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचा तो घर से पंडितों के मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही थी। अंदर जाकर देखा तो रीमू और उसकी माँ 4 पंडितों से घिरी हवन करवा रही थी। क्रोध से मेरी आंखें ज्वाला बरसाने लगीं, परंतु मौके की नज़ाकत को समझकर मैं शांत रहा और अंदर चला गया। कुछ ही देर में रीमू घबराती हुई मेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आई, तो मैं लगभग चीखते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा था? जबकि तुम्हें पता है कि मैं इन सब अंधविश्वासों और ढकोसलों को नहीं मानता। अरे बेटा, जन्म कुंडली का दोष शांत करवाने के लिए ये पूजा करवाना अत्यंत आवश्यक था। अब देखना, तुम्हारा ग्रस्त जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। बहुत पहुँचे हुए पंडित जी हैं और उन्होंने पूजा भी बहुत अच्छी की है। रीमू के बोलने से पूर्व ही उसकी माँ ने अपनी सफाई दी। माँ जी, ये सब आपके मन का वहम है। क्या कमी है आपकी बेटी को बताइए। जन्म, मृत्यु, हारी बीमारी, ये सब तो जीवन का एक हिस्सा है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। यदि पंडित जी इतने ही पहुंचे हुए हैं तो क्यों नहीं कोई अच्छी सी नौकरी प्राप्त कर ले? क्यों यजमान ढूंढते फिरते हैं अपनी जीविका को चलाने के लिए? आपकी और पापा जी की कुंडली में तो 30 गुण मिले थे, पर फिर भी आप दोनों हमेशा लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को अपमानित करते रहते हैं। आप तो इतनी आधुनिका हैं, फिर आप अपनी सोच को आधुनिक क्यों नहीं बना पाई? गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना पति पत्नी के हाथ में होता है, ना किसी पंडित के हाथ में। जो काम मुझे पसंद नहीं है वो मेरी पत्नी मेरी अनुपस्थिति में करेगी तो कैसे गृहस्थी सुखद हो सकेगी? मुझे नहीं पता कि मेरी बातों का उन पर क्या असर हुआ, परंतु उस समय उन्होंने वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। इस घटना के 2 दिनों बाद जब रीमा की मम्मी को हम स्टेशन छोड़ने गए तो उनमें से एक पंडित जी के हमें प्लेटफॉर्म पर दर्शन हुए। बढ़िया सिगरेट के कश खींचते हुए वो जीन्स टॉप में किसी गुंडा टाइप आदमी के साथ बातचीत कर रहे थे। मैंने रीमू से कहा, देखो ये हैं तुम्हारे पंडित जी जिनसे तुम अपनी गृहस्थी में शांति करवाने चली थी। बाप रे, ये तो सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें देखकर रीमा ने दांतों तले उंगली दबा ली। सासू माँ को ट्रेन में बैठाकर जब हम घर आए तो हमारे पड़ोसी अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ गए। बेटा, आप लोग अवश्य आइएगा। बड़ी मुश्किल से तय हो पाई है हमारी बेटी की शादी। जहाँ भी जाओ लोग जन्म कुंडली मिलाने की बात करते और ना मिलने पर शादी की बात आगे ही नहीं बढ़ पाती थी। पर एक पंडित ने हमें इसका तोड़ बता दिया कि पहले लड़के की जन्म पत्रिका ले लो और मैं उसी के अनुसार बेटी की पत्रिका बना दूंगा। हमने ऐसा ही किया और अब देखो, चट मंगनी पट ब्याह हो गया। क्या करे बेटा, कई जगह विवशता में चालाकी करनी पड़ती है। वो अपनी बेटी के विवाह के बारे में बताने लगे। क्या ऐसा भी होता है? फिर कुंडली मिलवाने का क्या मतलब? अब तक शांत बैठी रीमू अचरज से बोली, हाँ हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, आजकल सब संभव है। पंडित जी को चढ़ावा चढ़ाओ और असंभव कार्य को भी पंडित जी से संभव करवाओ। दरअसल भाभी जी, ये कुंडली मुंडली कुछ नहीं होती। ये सब तो पंडितों के चोचले हैं, दान दक्षिणा प्राप्त करने के। अब हमारा तो अंतरजातीय विवाह हुआ है। आज 35 वर्ष हो गए हैं हमारे दाम्पत्य जीवन को। हर सुख दुख को हमने खुशी खुशी झेला है। 35 वर्षों में लड़ाई झगड़ा तो छोड़िए, किसी भी प्रकार की अनबन तक नहीं हुई हम दोनों में। एक दूसरे को इतना समझते हैं हम दोनों। विवाह तो पति पत्नी की समझदारी से सफल होते हैं, ना कि कुंडली से। इसके बाद वो तो चले गए, पर रीमू की आंखें अवश्य खोल गए,
क्योंकि जैसे ही मैं उन्हें बाहर छोड़कर आया, रीमू मेरे गले लग गई। बोली, तुम सच कहते हो, ये कुंडली सिर्फ मन का वहम है और पंडित जी के जीने का साधन। अब मैं सब समझ गई हूँ। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।